ओके, वेलकम बैक। देखो अपना सीए फाइनल का स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें ऐसे 200 सीरीज से लेके 300 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऐसे 315 एंड ये वाला ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। 100% एग्जाम क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मतलब मैं जो फॉर्म में पढ़ाता हूँ वो पता है। ऐसे का नंबर है ऐसे 315 एंड द टाइटल ऑफ द ऐसे इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। देखो ये टाइटल थोड़ा बड़ा है बट आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये वाला ऐसे थोड़ा सा बड़ा है। स्पेसिफिकली ये 8 टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन किया है। ये 8 टॉपिक्स ये वाले ऐसे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज assertions यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसिडर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, components of internal control framework. Then matters to be considered while obtaining understanding of the entity and its environment. Then considerations for assessing risk of material misstatement. Indicators suggests risk identified are significant. Risk assessment in CIS environment. Then circumstances in which risks may arise or change. Risks imposed by IT systems on ICS मतलब internal control system. ओके, तो ये ऐसे का जो होल आइडिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडिया एक बार देखते हैं कि ऐसे क्या बोलता है। एज पर स्टेप वन, अंडरस्टैंड द एंटिटी। स्टेप वन में क्या करना है? ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। स्टेप टू इज indicators of significant risk of material misstatement matlab the auditor needs to identify the indicators of significant risk of material misstatement. Then in the third step he needs to make an assessment of risk of material misstatement, right? तो ये 3 स्टेप प्रोसेस ऑडिटर को फॉलो करना होगा। अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 दैट इज assertions used by the auditor to consider potential misstatement। अभी ये ऐसे का देखो पंच लाइन मैंने बॉक्स में ब्लू कलर का बॉक्स में डाल दिया है। ऐसे 315 ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट रिक्वायर्स, यहाँ से शुरू होता है। एन ऑडिटर नीड्स टू identify and assess risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement level or at the assertion level। तो this essay requires an auditor to identify and assess risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement level or at the assertion level। Risk of material misstatement at the assertion level for देखो assertion level में auditor needs to check whether any class of transactions, any account balances or any disclosures need to be assessed because it directly assist in determining nature, timing and extent of further audit procedures to be performed to obtain sufficient and appropriate audit evidence that helps in forming an opinion of financial statement। तो ये वाला जो कोर्ट्स में जो है इसमें ना ऐसे 200 भी आ जा रहा है, उसके साथ ऐसे 315 भी आ रहा है। तो क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब जो आपका रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस है वो, मतलब रिसीव पेमेंट्स। लेवल फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस मतलब एसेट लायबिलिटी रिलेटेड अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स नीड टू बी असेस्ड बिकॉज इट डायरेक्टली असिस्टेंट। देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा होगा, which directly assist in determining nature, timing, extent of further audit procedures to be performed to obtain। अभी further audit procedure perform करके क्या मिलेगा? To obtain sufficient and appropriate audit evidence। अभी audit evidence क्या करेगा? That helps in forming an opinion of financial statement। तो ये step by step सारा linked है। ऑडिटर नीड्स टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। अभी वो किस चीज में हेल्प करेगा? विच विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, देखो मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे नंबरिंग दे रहा हूँ। ऑडिटर यहाँ पे असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा स्टेप में क्यों असेस करेगा? टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अभी वो डिटरमाइन करके क्या होगा? To obtain sufficient and appropriate audit evidence। sufficient and appropriate audit evidence क्या करेगा? Informing that helps in forming an opinion on financial statement। तो ओवरऑल आइडिया हो गया। नाउ यहाँ पे देखो
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब एसेस रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑडिटर क्यों करता है? टू एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। अभी ये करने के बाद मैंने वही चीज फिर से बोला है, वो करने के बाद मतलब दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करके क्या होगा? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो करके क्या मिलेगा? सपोर्ट ऑडिट ओपिनियन। अभी देखो असर्शंस विद रिस्पेक्ट टू तीन चीजें हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर। सो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में चार टाइप का असर्शन है: ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन। ऑकरेंस मतलब ड्यूरिंग द ईयर, कंप्लीटनेस मतलब whether the transactions recorded completely, accuracy का मतलब है whether the transactions recorded correctly, classification मतलब whether the classification has been correct, मतलब ये रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन करेक्ट है, करेक्ट हेड में गया है। नेक्स्ट थिंग इज अकाउंट बैलेंस। इसमें चार है: एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्ट। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को क्या देखेंगे? राइट्स इक्वल टू मतलब एसेट के केस में राइट्स और लायबिलिटी के केस में ऑब्लिगेशन। यहाँ पे आ जाओ, एसेट के केस में राइट्स देखना है, लायबिलिटी के केस में ऑब्लिगेशन। देन कंप्लीटनेस, whether the transactions recorded completely, then valuation correctly valued or not. If required, यहाँ पे if required, auditor may refer to registered valuer, right? Okay. देन डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स में क्या है? ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन। डिस्क्लोजर में पांच असर्शन हो सकता है: ऑकरेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अपना कॉन्सेप्ट टू में आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट टू इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। एज पर एस ए 315 देयर आर फाइव कंपोनेंट्स, देयर आर फाइव कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। क्या क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट। फर्स्ट, कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब जनरल आईटी कंट्रोल्स, मैनेजमेंट कंट्रोल। देन रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मस्ट बी देयर टू आइडेंटिफाई, assess and treat the risk of material misstatement. Then information and communication, which means timely reporting of all the data. Then monitoring मतलब proper process, there must be a proper process and policies to monitor all the uh, flows in the financial statement. Then control activities में क्या करेगा? रिस्क असेसमेंट मतलब यहाँ पे एक डेडिकेटेड रिस्क असेसमेंट टीम होना चाहिए एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन रहना चाहिए। तो ये दोनों को साथ में बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। ओके, तो क्या 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 था? पांच पॉइंट है: कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एक्टिविटीज। राइट? मतलब ये कंट्रोल एक्टिविटी मतलब हाउ टू मिटिगेट रिस्क। चलो देन अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। एज पर एस ए 315 द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब नीचे वाला जो है दैट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द ऑडिटर। क्या क्या है? ही नीड्स टू have an understanding of the industry regulators and applicable financial reporting framework। अभी फाइनेंशियल देखो रेगुलेटर कौन हो सकता है? सेबी हो सकता है, आरओसी हो सकता है। इंडस्ट्री मतलब इन विच इंडस्ट्री द कंपनी इज ऑपरेटिंग। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब एएस कंप्लाइंट कंपनी है या फिर इंडेस कंप्लाइंट कंपनी है या फिर कोई बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनके लिए कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर तो ये देखेगा। सेकंड क्या हो? ऑडिटर क्या देखेगा? एंटिटीज नेचर इन द सेंस ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग ऑफ द एंटिटी। मतलब फाइनेंसिंग मतलब इक्विटी कितना है, डेट कितना है, देन बैंक लोन्स। फिर लीगल स्ट्रक्चर चेक करेगा, ओनरशिप गवर्नेंस देखेगा, ऑपरेशंस देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज entities selection and application of accounting policies and any reasons for changes। ऑडिटर ये चेक करेगा कि whether entity selection and application of accounting policies are uniform or not। मतलब यहाँ पे the keyword should be uniformity। चलो
Next, part D is entities, objectives, and strategies that have a bearing on risk of material misstatement and financial statement. Entities, strategies, and objectives that have a direct bearing on risk of material misstatement on financial statement. Next, concept 4. देखो मैं बहुत फास्ट फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज सिंस दिस इज अ रिविजन वीडियो. अगर कंप्लीट डिटेल में सीखना है तो वो अलग से अपना कंप्रिहेंसिव बैच में करेंगे उसको. यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज रिवीजन वीडियो आर मेंट फॉर दिस, क्योंकि 10-20 मिनट में आप लोगों का पूरा ऐसे कवर होना चाहिए. चलो, कॉन्सेप्ट 4, कंसिडरेशंस फॉर असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जब एसेस करना होगा, ऑडिटर कौन कौन सा चीज ध्यान में रखेगा. एज पर एस ए 315, मतलब ऐसे 315 requires the auditor to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement level or at the assertion level. ये वाला तो पंचलाइन अपने पहले भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट क्या है, एज पर एस ए 315 ऑडिटर नीड्स टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल. फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल किसको बोलते हैं, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस मिसस्टेटमेंट्स और नॉट. मतलब देखो, फाइनेंशियल लेवल असर्शन क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन टेकन एज अ होल दैट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट. नेक्स्ट थिंग इज auditor needs to identify risk of material misstatement at assertion level for class of transactions, account balances and disclosures to determine further, मतलब to determine nature, timing, extent of further audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence that supports overall conclusion in the audit report. Next thing is auditor shall consider the following. क्या क्या है, identify risks. Auditor needs to, देखो, first thing is identify risk, second is assess the identify risk, third is consider likelihood of misstatement. क्या क्या है, identify risk. Auditor needs to identify the risks through the process of understanding the entity and its environment, including relevant controls. Second is auditor needs to assess the identified risk and evaluate whether they pervasively affect the financial statement. मतलब वो जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपने निकाले ऑडिटर ने, उसका परवेसिव इफेक्ट है कि नहीं. थर्ड थिंग इज ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट्स including possibility of multiple misstatements and whether they are of such magnitude that they constitute material misstatement. मतलब जो भी रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट अपने को ऑडिटर निकाला ढूंढ के कि ये अपना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. अभी देखो, हर एक मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं होगा. ऑडिटर नीड्स टू फाइंड आउट कि वैसा मल्टीपल मिसस्टेटमेंट्स क्लबिंग करके अगर दे इफ दे कंस्टिट्यूट मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट. ओके, देन अपना नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट 5, व्हाट आर द इंडिकेटर्स दैट सजेस्ट द ऑडिटर अबाउट रिस्क्स आइडेंटिफाइड आर सिग्निफिकेंट. जो ये वाला पॉइंट था उसी को नीचे इलेबोरेट कर रहे हैं. SA 315 requires the auditor to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement level and at the assertion level. ये तो कॉमन पॉइंट है, हर एक क्वेश्चन में ये ऐसे का ये पॉइंट ठोकना ही ठोकना है. देन क्या है, एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मतलब एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स द ऑडिटर नीड्स टू डिटरमाइन वेदर आइडेंटिफाइड रिस्क आर सिग्निफिकेंट. फॉर दिस पर्पस ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर द फॉलोइंग. मतलब जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आया वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो चेक करने के लिए ऑडिटर ये सब चीज करेगा. क्या क्या, वेदर रिस्क इज रिलेटेड टू फ्रॉड और एरर. चलो, फर्स्ट स्टेप इज देखेगा कि फ्रॉड और एरर रिलेटेड है क्या नहीं. सेकेंड इज वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. सेकेंड ऑडिटर क्या चेक करेगा, वेदर द रिस्क are related to recent significant changes in accounting or regulatory environment. Third thing auditor check करेगा complexity of transactions. Then whether the risk is related to significant related party transactions. Whether the risks are related to significant related party transactions. Next is whether the risks involved, whether the risks involves transactions which are of unusual nature outside normal business practices. तो ऑडिटर लास्ट पॉइंट में क्या चेक करेगा, whether the risks involves transactions which are of unusual nature. Unusual nature मतलब which are outside the normal business practices. Okay, तो ऑडिटर यहाँ पे क्या क्या चेक करेगा, देखो, to determine whether identified risks are significant or not, auditor needs to consider the following.
सबसे पहला चेक करेगा फ्रॉड्स और एरर रिलेटेड है कि नहीं, उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा whether the risk is related to recent significant changes in accounting or regulatory environment. Next, auditor needs to check the complexity of transactions. उसके बाद whether the risk is related to significant related party transactions. And the last point is whether the risk involves transactions which are of unusual nature, that is outside normal business practices. Okay. Concept number 6, risk assessment in CIS environment. CIS environment मतलब computerized environment, मतलब computer based information system. Risk assessment in CIS environment. As per SA 315, the auditor is required to make an assessment of inherent risk and control risk. अभी inherent risk क्या है, मतलब देखो इनहेरेंट रिस्क तो हर एक ऑडिट में रहता ही है, एंड कंट्रोल रिस्क मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या डेफिशिएंसीज है. तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इन अ सीआईएस एनवायरनमेंट. द ऑडिटर शैल कंसीडर द फॉलोइंग. अभी जो सीआईएस एनवायरनमेंट है उसमें ऑडिटर कौन कौन सा चीज ध्यान में रखेगा. सबसे पहला प्रोग्राम, यहाँ पे देखो प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ये ऑडिटर चेक करेगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड. देन ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. उसके बाद फिजिकल सीआईएस सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मतलब उसमें क्या देखेगा, एक्सेस कैसे दे रहा है, रेस्ट्रिक्टेड है अनरेस्ट्रिक्टेड है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर एक्सेस टू यूटिलिटी प्रोग्राम. कंट्रोल ओवर एक्सेस टू यूटिलिटी प्रोग्राम मतलब कोई इसको अपडेट कर सकता है, मतलब अनऑथराइज्ड कोई भी यूजर इसको अपडेट कर सकता है कि नहीं. तो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा. एज पर ऐसे 315, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक एन असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इन अ सीआईएस framework. The auditor shall consider the following. First of all, program development and maintenance. Second, system softwares. Third, operations including processing of transactions. Fourth, physical CIS security. Fifth point is control over access to utility program. Next, we will understand concept number 7, which is circumstances in which risks may arise. Risk can arise due to following circumstances. कुछ circumstances का example यहाँ पर दिया हुआ है. First is change in operating environment, मतलब जो एनवायरनमेंट पे कंपनी ऑपरेट कर रही है उसमें कुछ चेंजेस आ गए. रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू पर्सनल, मतलब कोई नया बंदा कंपनी ने हायर किया तो उसमें रिस्क बढ़ेगा. क्योंकि वो गलती कर सकता है. न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब पहले समझो कंपनी टैली में अकाउंटिंग करता था, अभी ऐसे भी कर लिया तो उसमें भी एरर्स हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकता है. नेक्स्ट, रैपिड ग्रोथ इन ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है. इन दैट केस ऑल्सो देयर मस्ट बी अ पॉसिबिलिटी दैट जो अकाउंटिंग स्टाफ्स है उनके एंड से कुछ गड़बड़ हो जाए. देन उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल्स और न्यू प्रोडक्ट्स. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग्स का मतलब क्या है, अमालगमेशन, मर्जर, ये सब हो गया, मतलब मर्जर एंड अमालगमेशन ऐसा टाइप का कुछ चीज़ हो गया, या फिर रिकंस्ट्रक्शन हो गया. न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, अभी इसका इसका मतलब क्या है, मतलब समझो पहले कंपनी एएस फॉलो करता था, अभी इंडियस में रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसमें जो चेंजेस आया उसके लिए भी तो रिस्क आ सकता है ना रिपोर्टिंग में. देन एक्सपैंडेड फॉरेन ऑपरेशंस, अभी कंपनी का फॉरेन ऑपरेशंस बढ़ गया है तो इसमें क्या रिस्क आ सकता है. एक तो देखो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब जो रेलिवेंट इंडेस और एएस है उसका कंप्लायंस चेक करना पड़ेगा, या फिर वो जो कन्वर्जन है उसमें गड़बड़ हो सकता है. तो सर्कमस्टेंसेस इन विच रिस्क में अराइज, उसका कुछ इंडिकेटर्स नीचे दिया हुआ है. दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं. तो मैंने कुछ यहाँ पे जॉट डाउन किया. Change in operating environment, recruitment of new personnel, new information system is established, rapid growth in operations, new technology, new business models or product, corporate restructurings, new accounting pronouncement, and expanded foreign operations. Then concept number 8. Next thing is we will understand concept number 8, risks imposed by IT system on internal control system. मतलब IT system के वजह से internal control system में कौन कौन सा रिस्क आता है. As per SA 315, IT systems also possess specific risks on internal control system, which are reliance on utility programs which are inaccurately processing data or transactions. मतलब company relies on utility programs which are inaccurately processing data or transactions. Then unauthorized access to such programs which entails changes and manipulation of data.
फर्स्ट पॉइंट क्या था, यूटिलिटी प्रोग्राम के ऊपर एक्सेसिव रिलायंस विच आर इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा और ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सच प्रोग्राम्स विच एंटेल्स एनी चेंज और मैनिपुलेशन. चेंज हो सकता है या तो मैनिपुलेशन ऑफ डेटा हो सकता है. थर्ड थिंग इज unauthorized access of data in master file. Unauthorized access of data in the master file. Second thing is unauthorized changes to systems or programs. The next point क्या हो सकता है, any unauthorized changes to the systems or programs. फिफ्थ पॉइंट इज फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू प्रोग्राम्स. मतलब जहाँ पे प्रोग्रामिंग में फेलियर, मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ नेसेसरी चेंजेस करना था बट वो चेंजेस कर नहीं पाया एम्प्लॉयज ने, तो फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोग्राम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू थ्रेट्स लाइक मालवेयर, स्पाईवेयर. देखो, वो जो अपना यहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, द इंटरनल कंट्रोल्स मतलब सफिशिएंट फायरवॉल सिस्टम वहाँ पे नहीं है, मतलब सफिशिएंट थेफ्ट, मतलब ये जो थ्रेट्स है लाइक मैलवेयर, स्पाईवेयर, वायरसेस, तो अभी एडिक्वेट अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगा, इन दैट केस देर इज अ वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू थ्रेट्स, उसमें भी रिस्क आएगा. देन द लास्ट पॉइंट इज पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इन एबिलिटी टू रिट्रीव द लॉस्ट डेटा. यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा मतलब समझो कभी सर्वर क्रैश हो गया है, सर्वर क्रैश हो गया एंड द कंपनी इज नॉट एबल टू रिट्रीव द लॉस्ट डेटा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट है. अगर आपका 6 महीने का पूरा डेटा ही उड़ गया है उसके बाद तो मतलब आप वो सब, मतलब फिर आपको क्या बोले, आपको तो एक्यूरेट तो नहीं कर पाओगे ना, तो आपको फिर एक जनरलाइज्ड बेसिस में वो सारा फिर से अकाउंटिंग करना पड़ेगा. सो इन दैट केस अगर देर इज अ पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इन एबिलिटी टू रिट्रीव द लॉस डेटा, दैट वुड ऑल्सो form a risk of material misstatement, and these are the risks that is imposed by the IT systems on internal control system. So guys, this is it. This is the end of essay 315 on identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. एक चीज याद रखना, ये जो essay है, this particular essay is very important for your exam perspective because हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चंस एकदम मैंडेटरीली पूछे जाते हैं, राइट. तो यहाँ पे जो 8 टॉपिक्स है, ये 8 टॉपिक्स आप लोग बार बार रिवाइज करते रहो सो दैट आप लोगों के दिमाग में वो छप जाए, थोड़ा बहुत रिटेंशन हो जाए. चलो, एट लास्ट यही बोलूँगा, इसके रिलेटेड जो भी ऐसे का जो पुराना वीडियोस है वो भी मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा. और कीप रिवाइजिंग एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये, मैं जो ये एफर्ट दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दो सो दैट नया नोटिफिकेशन भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए. एंड इसके बाद वाले वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग essay 320 दैट इज मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट. चलो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल. जय हिंद.